दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब होना और मणिपुर का जलना, इन दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है और वो कॉमन बात है नशा। G20 की बैठक के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, परंतु उन्हें 2 दिन एक्स्ट्रा भारत में रुकना पड़ता है। कारण दिया जाता है कि उनके प्लेन में टेक्निकल खराबी आ गई है। परंतु अब जो बात सामने निकल के आ रही है, क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि उनके प्लेन में कोकीन था और वो भी कोकीन के नशे में थे, इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किए गए डिनर में वो गए नहीं थे। इस बात की पुष्टि भारत के पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा ने भी एक वीडियो में की, जो आप देख सकते हैं। क्रेडिबल क्या कहते हैं रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को, और फिर 2 दिन ये अपने होटल में के कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। प्रेसिडेंट हमारे भारत के राष्ट्रपति जो डिनर किया था उसमें नहीं गया। लोग कहते हैं कि नशे में था, ड्रग्स के। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग में क्या है। और मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो भी नशे का ही खेल है। 2017 में एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं और नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ते हैं, वार ऑन ड्रग्स की घोषणा वो करते हैं। मणिपुर में नशे की स्थिति क्या है, ये इस बात से समझी जा सकती है कि भारत में सबसे अधिक HIV संक्रमित लोग मणिपुर में हैं। मतलब भारत में जितने प्रतिशत लोग HIV से संक्रमित हैं, उसमें 8% केवल मणिपुर से आते हैं। और ये और भी बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि मणिपुर की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का मात्र 0.2% है। और मणिपुर में नशे की स्थिति ये इसलिए भी बदतर है क्योंकि मणिपुर की जो ज्योग्राफिक स्थिति है, मणिपुर जो है वो गोल्डन ट्रायंगल के बिल्कुल पास में पड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्व में सबसे बड़ा नशे का केंद्र है, जहाँ पे सबसे अधिक नशे की दवाइयाँ बनती हैं, अफीम का उत्पादन होता है, हीरोइन बनती है। ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, इसमें 3 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। इन तीनों देशों की सीमाएं जहां पे लगती हैं, वहां पे बनता है ये गोल्डन ट्रायंगल। और ये विश्व के सबसे बड़े नशा क्षेत्रों में से एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार विश्व में अफगानिस्तान के बाद सबसे अधिक ओपियम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। ओपियम अर्थात अफीम, अफीम से बनता है ब्राउन शुगर, अफीम से बनता है हीरोइन, और इसमें उसका सबसे अधिक सहयोग करता है मणिपुर, क्योंकि म्यांमार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो अफीम से हीरोइन बनाती हैं। लेकिन अफीम की खेती होती है मणिपुर में। मणिपुर के जंगल, पहाड़ के पहाड़ डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो गए हैं। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अफीम की खेती की जाती है। और चूंकि म्यांमार और भारत एक सीमा लगती है उनकी, म्यांमार से जो भारत की सीमा है 1640 किलोमीटर है, और जिसमें केवल मणिपुर और म्यांमार की जो सीमा है वो 400 किलोमीटर की सीमा है। और इस 400 किलोमीटर की सीमा पे मात्र 40% बॉर्डर की फेंसिंग की गई है, अर्थात जो बाकी 360 किलोमीटर का जो मणिपुर से एरिया लगता है म्यांमार का, वो उसमें कोई फेंसिंग नहीं है, लोग डायरेक्ट वहां से आ जा सकते हैं। और मणिपुर, भारत और म्यांमार के बीच में कोई ऐसी कटुता भी नहीं है, इसलिए लोग जो है आने जाने में कोई रोक भी नहीं है। तो इसलिए बड़ी इजली मणिपुर में अफीम का उत्पादन होता है, खेती होती है, फिर वहाँ से वो म्यांमार चला जाता है। फिर जैसा कि मैंने बताया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है सबसे बड़ा केंद्र है, और यहाँ से पूरे विश्व में ड्रग्स भेजा जाता है। एक पूरा मार्केट वहाँ पे जबरदस्त है। म्यांमार पूरे विश्व में अफीम की खेती, सप्लाई ऑफ ड्रग्स, उनके प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कई बार कहा भी है कि म्यांमार से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, जो शरणार्थी आते हैं, वही जिम्मेदार हैं मणिपुर में डिफॉरेस्टेशन के लिए, अफीम की खेती के लिए, और ये जो पूरी नशे की स्थिति है मणिपुर में। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मणिपुर और म्यांमार के बीच में जो सीमा है खुली हुई है, और भारत म्यांमार के जो रिश्ते हैं वो भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है। इसमें एक नियम के तहत 15 किलोमीटर म्यांमार के लोग भारत में आ सकते हैं और भारत के लोग 15 किलोमीटर
म्यांमार में जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आवाजाही पे रोक जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो मणिपुर में इसीलिए एक तरह से ड्रग सेंटर बनते जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से म्यांमार पूरे विश्व का सेंटर है ड्रग्स का, लेकिन वहाँ पे जब लोकतांत्रिक सरकार आई थी तो वहाँ पर अफीम की खेती काफ़ी कम हो गई थी और नशे के जो धंधे वहाँ पे चलते थे वो कुछ कम होने लगे थे। लेकिन 2021 में फिर से वहाँ पे मिलिट्री शासन लगता है और फिर से वहाँ की नशे के धंधे में बहुत तेज़ी आती है। और चूंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी कुछ समय तक, तो सारा फोकस मणिपुर में शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे अफीम की खेती काफ़ी तेज़ी से होने लगी थी। इन्हीं सब को देखते हुए, नशे की इस दुर्व्यवस्था को देखते हुए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं डिसीजन लेते हैं कि नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ना है और उसके बाद एक कमेटी का गठन करते हैं, पुलिस फोर्स का इसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड गठन करते हैं, जिसके तहत 2017 से लेकर 2023 तक लगभग 19,000 करोड़ एकड़ अफीम की खेती नष्ट कर दी जाती है। जैसा पहाड़ों पे खेतियां होती थी, 19,000 एकड़ जो भूमि थी जिस पे अफीम की खेती होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है। और जो 2 बड़े जिले थे जहां पे ये अफीम की खेती होती है, कांगपोकपी और चूरचंद्रपुर, यहाँ पर सबसे बड़ा एक्शन होता है। और आप सभी को पता होगा कि जो 5 मई से जो ये मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच में जो विवाद बढ़ा है, जो मणिपुर जल रहा है, ये इसकी शुरुआत जो है चूरचंद्रपुर जिले से ही होती है। और ये दोनों जिले जो मैंने बता रहा हूँ, कांगपोकपी और चूरचंद्रपुर, ये दोनों जो जिले हैं वो पहाड़ी जिले हैं, हिली एरियाज हैं, जो कि कुकी डोमिनेटेड हैं, जहाँ पे कुकी समुदाय, जनजाति समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। तो एक तरफ मणिपुर की सरकार वहाँ पे उनके खेतों को नष्ट कर रही थी, अफीम के खेतों को, और दूसरी तरफ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा था। और अभी तक इन 5 वर्षों में लगभग 2,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें भी अधिकतर मुस्लिम ही हैं। आप चार्ट देख सकते हैं जिस प्रकार से एक्शन हो रहा था। केंद्र सरकार भी इस एक्शन में साथ आ गई थी और 2022 में 10 लाख किलो ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ बताई जाती है। तो दोस्तों, इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये जो ड्रग्स है इसमें पैसा बहुत है, इसमें प्रॉफिट बहुत है। ये चूंकि इलीगल काम होता है, अवैधानिक तरीके से होता है, वाइट मनी तो है नहीं, तो इससे जो है टेरर की फंडिंग भी होती है, टेररिस्ट को फंड किया जाता है, या कहीं पर रिजीम चेंज करना है उसके लिए भी पैसा लगता है, तो इसी का यूज़ किया जाता है। जिस प्रकार से भारत में जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि भारत में हम रिजीम चेंज करेंगे। जॉर्ज सोरोस का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तानाशाही सरकार है, वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, हम उसे गिराएंगे, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो पैसा आएगा कहाँ से? जॉर्ज सोरोस अपने घर से तो लगाएगा नहीं, तो इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों का यूज होता है। एक बार तो उसने पैसा जो है अडानी के माध्यम से कमा लिया, उसने राहुल गांधी को छोड़ दिया कि अडानी पे आरोप लगाओ। उसकी मिलीभगत से एक कंपनी हिडेनबर्ग ने अडानी के ऊपर कुछ एक्सपोज करने का दावा किया, जिससे पूरे भारत में और विश्व में लोगों में पैनिक फैल गया। और शॉर्ट सेलिंग करके जो सोरोस से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने कई करोड़ों रुपए छाप लिए, लेकिन ये हर बार नहीं हो पाता है। उसके बाद भी सोरोस ने प्रयास किया था अडानी के बारे में, फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी उससे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन इस बार लोग समझ गए थे कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। क्योंकि शेयर मार्केट में जिस प्रकार से काम होता है, किसी कंपनी के प्रति अविश्वास फैल जाए तो लोग पैनिक हो जाते हैं। और शेयर मार्केट में यदि आप गेस कर लेते हैं कि इस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे और आपका गेस सही होता है तो आप बहुत पैसा कमाते हैं, या आप गेस करते हैं कि उसके शेयर के दाम घटेंगे और आपका अनुमान सही होता है तो भी आप बहुत पैसा कमाते हैं। तो इसमें बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर हिडेनबर्ग रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। राहुल गांधी ने हिडेनबर्ग के जो पूरा आरोप थे उसको पूरे भारत में मैग्नीफाई किया और अडानी के शेयर गिरे, और जो लोग इसके पीछे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि शेयर गिरेंगे, और उन्होंने कई करोड़ों, मतलब हजारों करोड़ रुपए इससे छापे। लेकिन अब ये सब करना है, इतना बड़ा काम है, रिजीम चेंज की बात है, आतंकवादियों को समर्थन करना है, तो बहुत पैसा लगता है। और इसीलिए जो है इसमें
ड्रग्स की भी जो महत्वपूर्ण है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रग्स इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है मित्रों, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन इसमें किस प्रकार से बड़े बड़े देश तक काम करते हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूं। अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना काफ़ी समय तक रही और उसका यही उद्देश्य था कि जो अफगानिस्तान में वामपंथ फैल रहा है उसे रोका जाए। लेकिन अब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में रहेगी तो जो खर्चा आएगा वो खर्चा कौन देगा? अमेरिका अपने जेब से नहीं देता है, कहीं भी कोई भी देश अपने जेब से कोई देना नहीं चाहता है, जिस देश में रहते हैं वहीं से लेते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान में जो लोग अफीम की खेती करते थे उनको प्रोत्साहित किया, उनको फंडिंग करी, उनको सिक्योरिटी दी, और जो लोग उत्पादन करते थे अफीम का वो खरीद के अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट में बेचता था। CIA के माध्यम से, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, उसके माध्यम से, और इसके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, मैं कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। और उसके बाद एक और रिपोर्ट के अनुसार जो ISIS पूरे विश्व में फैल रहा था उसमें भी अफीम की खेती करवा के अमेरिका इससे पैसा लेता रहा CIA के माध्यम से। और जो इसका पूरे देशों में इस तरह के काम अमेरिका करता है तो यहीं से उसकी फंडिंग अमेरिका से ही आती है। और गोल्डन ट्रायंगल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है, वहाँ पर भी अमेरिका जो है CIA के माध्यम से वहाँ भी एक्टिव है, और वहाँ भी जो हीरोइन वगैरह होती है तो CIA के माध्यम से कई जगहों पे ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें प्रॉफिट कमाता है। और इस पर 1-2 मूवीज़ भी बन चुकी हैं। और इन्हीं सब कारणों के कारण जो है अफगानिस्तान जो है अफीम उत्पादन में नंबर 1 बन चुका है, क्योंकि अमेरिका का पूरा समर्थन वहाँ पे रहा। और गोल्डन ट्रायंगल में भी इस तरह के पीछे CIA का पूरा समर्थन रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट कितना होता है, ये जो पूरा अफीम की खेती और जो ड्रग्स वगैरह है इसमें कितना प्रॉफिट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ। अभी 21 सितंबर को मेघालय में पुलिस के द्वारा एक हीरोइन पकड़ी गई, और जिसमें 1 पाव हीरोइन थी, लगभग 250 ग्राम हीरोइन थी, जिसकी जो रेट मूल्य बताया जा रहा था कि 2 करोड़ की हीरोइन है। मतलब 1 पाव हीरोइन 2 करोड़ की बताई जा रही है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ रिपोर्ट कि म्यांमार में जो हीरोइन 1 किलो हीरोइन 3 से 4 लाख रुपए में मिल जाती है, वही हीरोइन अमेरिका में यदि होलसेल में बेचते हैं तो 2 करोड़ रुपए में बिकती है। और यदि वही हीरोइन जो आपको म्यांमार में 3 से 4 लाख रुपए में मिल जा रही है 1 किलो, अमेरिका में यदि ऐसे मतलब स्ट्रीट पे बेचे, मतलब थोक के भाव में नहीं खुले में बेचे, तो उसी 1 किलो हीरोइन के 8 से 9 करोड़ मिलते हैं। मतलब 200-300 गुना फायदा। इतना जबरदस्त लुक्रेटिव बिजनेस है, इसलिए इसमें बड़े बड़े देश हैं और इसमें बड़ा प्रॉफिट होता है। टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। अब इन सब में कनाडा कहाँ आता है? तो कनाडा जो मैं बता रहा हूँ किसके पीछे, जिस प्रकार से कनाडा, मणिपुर, ड्रग्स सब कुछ जुड़े हुए हैं, तो कनाडा की स्थिति इसमें समझिए। ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है इन सब ड्रग्स के मामले को लेके, वहाँ पे जो उसका सबसे बड़ा माफिया है गोल्डन ट्रायंगल का, वह है से ची लॉप। अब ये लोग कंपनी चलाते हैं, मतलब ये जो ड्रग्स की कंपनी चलाते हैं उसका नाम ही द कंपनी है, या सैम गोर से भी नाम जाना जाता है, ये जो इलीगल ड्रग्स का धंधा होता है। तो इसका सबसे बड़ा माफिया से ची लॉप है। से ची लॉप जो है पैदा तो चाइना में हुआ था, लेकिन वो नागरिक है कनाडा का। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा माफिया है ड्रग्स के मामले में, ये जितने भी ड्रग्स वगैरह टैबलेट वगैरह बनते हैं, सबसे बड़ा माफिया है चाइना का वो आदमी है। लेकिन नागरिकता उसको कौन दे रहा है? कनाडा दे रहा है। और चाइना भी इसमें इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये आप जो इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति देखेंगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, तो ये चाइना से भी मिलता है। और चाइना का भी बहुत बड़ा योगदान है जो गोल्डन ट्रायंगल वगैरह बना है। तो चाइना में पैदा हुआ व्यक्ति, उसको नागरिकता मिलती है कनाडा में। क्यों? क्योंकि कनाडा को भी इससे कुछ तो लाभ होगा, तभी तो वो उसको नागरिकता दे रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इंटरपोल के कई सारे नोटिस जारी हो चुके हैं, इस समय वो ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त में है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कनाडा का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखता है। और चूंकि अब ऑस्ट्रेलिया द्वारा वो जो है गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी उसका जो अंपायर है, अंपायर तो खत्म नहीं हो गया। अंपायर तो अभी मणिपुर में है, सब जगह गोल्डन ट्रायंगल में इनका अंपायर बचा ही हुआ है।
और इसीलिए जब 2020 में 21 में भारत में किसान आंदोलन होता है तो सबसे पहले खुल के जो सपोर्ट करता है वो कनाडा सपोर्ट करता है, क्योंकि कनाडा का मैं बता रहा हूँ नागरिक है जो सबसे बड़ा माफिया है। और यदि आप खालिस्तानी वगैरह सब कुछ को समझेंगे तो उड़ता पंजाब यदि आप देखें कि पंजाब में जिस तरह से ड्रग्स की खपत है, उसके बाद जो खालिस्तान आंदोलन है उसमें जिस प्रकार से पूरा उनको सस्टेन करने के लिए खालिस्तानी मतलब इस तरह से रेडिकल बनाने के लिए नशे की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ड्रग्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कनाडा का लिंक आप देखिए, खालिस्तान, फिर उसका सबसे बड़ा माफिया कनाडा का, तो इन सबको यदि जोड़ के देखेंगे तो इसमें कनाडा का जो हाथ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखेगा। और जो किसान आंदोलन है सबसे अधिक खुल के जो है कनाडा का सामने आना दिखाता है कि कनाडा का कितना बड़ा स्टेक इस सब पूरे मामले में है, क्योंकि जो ड्रग्स मणिपुर में गोल्डन ट्रायंगल में बन रहा है वही घूम घाम के पंजाब तक पहुंच रहा है, वो कहीं और से नहीं बन रहा। सबसे बड़ा सेंटर जो है ये गोल्डन ट्रायंगल है, वही घूम घाम के पहुंच रहा है, वही कनाडा जा रहा है। उसी ड्रग्स के माध्यम से खालिस्तानियों को, सिखों को वहाँ रेडिकलाइज किया जा रहा है, भारत के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। उसी ड्रग्स के माध्यम से सब जगह वो पहुंच रहा है। उसी ड्रग्स से जो प्रॉफिट हो रहा है पूरे विश्व में, जो पूरा खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का जो नेटवर्क है, जो जिहादियों का सपोर्ट करने का नेटवर्क है, जो पूरा पैसा लग रहा है, पूरा जो ड्रग्स यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल में जो ये पूरा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसी के माध्यम से हो रहा है। और मणिपुर इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। मतलब मणिपुर के इतना जो 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे पिछले कुछ समय में अफीम की खेती शुरू होनी हो गई थी, लेकिन उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। और जिस प्रकार से 2021 में कनाडा ने खालिस्तान को सपोर्ट किया तो भारत सरकार ने भी इसका पता लगाना शुरू किया कि कनाडा इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, खालिस्तानी पैसा दे रहे हैं तो दे कहाँ से रहे हैं। तब भारत सरकार को पता चलता है कि जो गोल्डन ट्रायंगल है पैसा पूरा वहाँ से जनरेट हो रहा है, वही पैसा खालिस्तानियों को पहुँच रहा है, वही पैसा कनाडियों को पहुँच रहा है। और उसी पैसे के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो हैं भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद जो है सरकार क्रैकडाउन शुरू कर देती है, जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं सब पे क्रैकडाउन होता है। और पूरे भारत में जैसा मैंने बताया कि 2022 में ही लगभग 12,000 करोड़ के ड्रग्स जो है जला दिए जाते हैं। और इतना ज़बरदस्त जब ड्रग्स का पीछे जो क्रैकडाउन होना शुरू होता है, फिर किसान आंदोलन के बाद जो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जब लगती है कि स्थिति हाथ से निकल रही है तो मई में कुकी और मैतेई का कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उनको बहाना चाहिए होता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो पहले से ही था, कुकी को बहाना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार वहाँ पे अफीम की खेती को नष्ट कर रही थी, उन्हें बस एक बहाना चाहिए था। और बहाना उन्हें मिल जाता है कि मैतेई समाज को एसटी का दर्जा दिया जा रहा था। और बहाना मिलने के बाद वो लोग जो है मणिपुर को जलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भारत सरकार भी एक्टिव थी और भारत सरकार इस बात को समझ रही थी कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आएगा प्रयास होगा भारत को दंगों की आग में ढकेलने का। और भारत सरकार उसी पे क्रैकडाउन कर रही थी। ड्रग्स पे जो क्रैकडाउन हो रहा है ये उसी दिशा में काम हो रहा था। लेकिन इन्होंने मणिपुर जलाना प्रारंभ किया तो भारत सरकार भी एक्टिव हुई और ताबड़तोड़ लंदन में खालिस्तानी मारा जाता है। उसके 5-6 दिन बाद ही कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर मारा जाता है। और जैसे जैसे 24 नज़दीक आना शुरू होता है सभी लोग अपना अपना शुरू करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी भी मणिपुर के मुद्दे को उठाते हैं, राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को उठाते हैं। तो ये पूरा जो ड्रग्स का खेल है, पूरी दुनिया जो गोल है, पूरा मणिपुर से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके कनाडा तक, और पूरा ऐसे जुड़ा हुआ है सब कुछ भी अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। उसके बाद G20 में ट्रूडो जो है भारत आते हैं, अपने प्लेन में ड्रग्स भर के ले आते हैं, कोकीन भर के ले आते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि भारत सरकार इतना ज़बरदस्त क्रैकडाउन कर रही है कि जहां पे इन ड्रग्स को पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। इन ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता है, इन ड्रग्स के माध्यम से प्रॉफिट कमा के बांटा जाता है, तभी तो लोग आंदोलन करते हैं। तो भारत सरकार ने उस पर इतना ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया कि उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसके लिए संभवतः ट्रूडो जो है वो अपने प्लेन में ड्रग्स भर के लाया हो और खालिस्तानियों को, अपने सपोर्टर्स को बांटने के लिए वो ले आया हो।
और जैसे कि मैंने बताया कि यदि 10-20 किलो भी हीरोइन ले आए तो कितना 200-300 करोड़ का काम हो जाएगा, और उतने में तो पूरे भारत को जलाने के लिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे। और गवर्नमेंट क्रैकडाउन की जहाँ तक बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण से आप समझिए कि कितना ज़बरदस्त गवर्नमेंट का क्रैकडाउन रहा इस पर। सितंबर 2021 में अडानी पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स जब्त किए जाते हैं, जिसकी की मूल्य था 21,000 करोड़। मतलब बहुत बड़ा यह ड्रग्स पकड़ा गया। 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अडानी पोर्ट पे। यह अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान भी मैंने बताया कि अफीम का बिगेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसके बाद 15 मई 2023 को केरला के कोची पोर्ट पे मेटाम्फेटामाइन, ये एक दवाई होती है जो कि ड्रग्स होती है, एक सिंथेटिक दवा होती है। ये इसका भी सबसे बड़ा कारोबार जो है गोल्डन ट्रायंगल में है, और जो मैंने बताई कनाडाई नागरिक जो है वही लोग इसको सबसे अधिक प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पकड़ा गया है 25,000 करोड़ का। तो इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही, जहां पहुंचाना था ड्रग्स को, अपने लोगों में पहुंचाना था, वो पहुंच नहीं पा रहा है। और ये जो जस्टिन ट्रूडो है, ये भी जॉर्ज सोरोस की एक कठपुतली है, ये भी उसी के गेम का एक हिस्सा है। जैसे भारत में राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के इशारे पर नाचते हैं, वैसे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो भी जॉर्ज सोरोस की एक कठपुतली है, और इसके मंत्रालय में कई लोग जॉर्ज सोरोस के ही बिठाए हुए लोग हैं। तो ये सब उन्हीं के माध्यम से, जॉर्ज सोरोस का काम था कि ड्रग्स के माध्यम से पैसा मिलता था, रेडिकलाइज करते थे, वो सब नहीं हो पा रहा था। तो जस्टिन ट्रूडो ही अपने प्लेन में भर के लाया था, इसीलिए भारत सरकार ने उसे पकड़ा, 2 दिनों तक उड़ने नहीं दिया और उसके प्लान को फेल कर दिया। तभी से वो बौखलाया हुआ है, और चुनाव भी नज़दीक आ रहा है तो इस तरह की हरकतें अभी करेगा, सिखों को भड़काएगा। जिस प्रकार से सिख वहाँ पे भड़के हैं, तिरंगे को जला रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरंगे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लगातार जॉर्ज का तो और राहुल गांधी का तो यही प्रयास है कि भारत को दंगों की आग में झोंका जाए, कुछ तो हो, सिख तो कुछ करें, लेकिन हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि जो ड्रग्स पे इतना ताबड़तोड़ काउंटर हो रहा है, ड्रग्स लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है उनकी कमर तोड़ के रख दी गई है, इसलिए जो है वो काम हो नहीं पा रहा है, प्रॉफिट पहुंच नहीं पा रहा है। और इसके पीछे बड़े बड़े लोग होते हैं, CIA, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका भी इसके पीछे रहता है। और यहाँ तक कि तो ये भी माना जाता है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू भी CIA का एजेंट है, और इसमें सरकारी कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं ड्रग्स के वगैरह में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि जैसा मैं करूँ कि जस्टिन ट्रूडो अपने प्लेन में भर के लाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल में जो म्यांमार है, म्यांमार ऑयल एंड गैस इंटरप्राइज, जो वहाँ की सरकारी कंपनी है, वो बाकायदा इन्वॉल्व रही है इस तरह के ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में। और वहाँ के बैंक 40% चार्ज करते थे कि अपने ड्रग्स को बेच के जितना प्रॉफिट कमाया 40% आप बैंकों को दीजिए। तो ये सब चीज़ें होती रही, क्योंकि इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, इतना पैसा है कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जस्टिन ट्रूडो अपने प्लेन में भर के लाए हों तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और भारत में इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, मेघालय में पकड़ा जा रहा है, मतलब उत्तर पूर्व का कोई भी राज्य, मेघालय, मिजोरम, सब जगह जो है ड्रग्स, वहाँ के जो डेली न्यूज़पेपर हैं वहाँ पे रोज इससे संबंधित समाचार छप रहे हैं। क्योंकि मणिपुर में तो कार्रवाई तेज हो गई है, तो अब जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उन्होंने मेघालय का रास्ता चुन लिया, कोई मिजोरम का रास्ता चुन लिया। तो इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, जॉर्ज सोरोस रिजीम चेंज करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती कि मोदी हट जाए, विपक्षी पार्टियां, तो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग तेज होगी, फ्रस्ट्रेशन तेज होगा कि भारत में कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और मोदी जी जिस प्रकार से ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, रेडिकलाइज नहीं हो पा रहे यूथ, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के एक्शंस और देखने को मिलेंगे। आप सभी को क्या लगता है कि इन सब के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है? ये जो मैं बता रहा हूँ कि ड्रग्स, कनाडा, मणिपुर सब कुछ जुड़े हुए हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो कमेंट कीजिए, नहीं लगता है तो भी कमेंट कीजिए। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।